ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ब्राइट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो स्वागत है फिर से आपका। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में 12-13 क्वेश्चन किए थे मैट्रिक्स के, और आज हम बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कहता है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स देन वैल्यू ऑफ के। ए की वैल्यू बतानी है अगर हमारे पास, अगर ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे हम, अगर कोई वर्टेक्स दिए हुए हैं हमारे पास ट्रायंगल के, तो कैसे उसका एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर वर्टेक्स हमारे पास 3 दिए हुए हैं तो इसके वर्टेक्स हमें ऐसे लिखते हैं। देखो, पहला वर्टेक्स लिख लिया, दूसरा लिया, तीसरा वर्टेक्स लिख लिया। ठीक है, तो थर्ड कॉलम होता है, उसके पास हम एक एक लिख देते हैं। तो कहता है ये एरिया जो है, एरिया होता क्या है, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। कहता है ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया है, वर्टेक्स को यूज करके हम ऐसे उसका एरिया निकालते हैं। तो अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया ये हुआ है कि इसका जो एरिया है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो 3 हमारे पास दिया हुआ है। तो ये जब भी हम डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट लिखते हैं, एरिया हमारे पास दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट के इक्वल जब भी उस एरिया को लिखते हैं तो वो प्लस और माइनस का लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, प्लस की भी आती है और माइनस की भी आ सकती है। तो जब डिटरमिनेंट से हम एरिया को लिखते हैं तब वो पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। अगर मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू +-3 आती है, तो हम उसको एरिया जब ट्रायंगल कर लेंगे तो वो 3 स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता ना। पर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है। ठीक है, तो यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो सेकंड रो पे निकाल देते हैं ना। तो सेकंड रो पे कैसे निकालते हैं, ये पहले हम 2 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, +-6 हो गई। सेकंड रो पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है। हमें पता है यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे उसने 0 ही हो जाना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस, ये भी इधर 0 ही हो जाना है। फिर हमने लिखना है -1 पे लिखते हैं, 1 पे, तो 1 पे क्रॉस करते हैं ऐसे, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 और k 0 इज इक्वल टू +-6। तो ये यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो ये इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई, ये आ गया 0, ये हमारे पास क्या आ गया -3k इज इक्वल टू +-6। तो ये को माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 3k इज इक्वल टू, एक बार प्लस का कर देंगे उसको, एक बार माइनस का। ठीक है, तो करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, +-2 आ गया। ठीक है, 3 को कैंसिल करेंगे तो एक बार प्लस का 2 आ जाएगा, एक बार माइनस का 2। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +-2। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, कहता है हमारे पास कोई मैट्रिक्स A दी हुई है, देन कहता है ये जो है एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा इनमें से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन है क्या स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिए। मैंने पीछे भी ये क्वेश्चन करवाया था, जिसमें देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन कैसा दिया हुआ था हमारे पास, ऐसा था भाई A11 और यहाँ पे क्या था, A11 था, और A12 यहाँ पे A12, A13 यहाँ पे भी A13। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों में फर्क है भी। ठीक है, तो इसके साथ इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखो इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, इसमें फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह ये देखो A12 अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये वैल्यू तो हमारे पास होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जो मैट्रिक्स होती है A, उसका डिटर्मिनेंट होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर ये देखो एक्सप्रेशन, ये देखो ये है हमारे पास A11 जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, किसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड रो के। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एलिमेंट 1 3 जो है ये सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो ये है। ठीक है, तो ये भी इसकी कोरस्पॉन्डिंग है, लेकिन हमें एक्सप्रेशन इसके साथ दिया हुआ है,
तो ये तो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो, लेकिन अगर वो कोरस्पॉन्डिंग रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जब भी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये 0 आएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी अच्छे से देख लेना इसको। जैसे हमारे पास मान लो ये आ गया A11 का अगर मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर से करवाते A31, इसी तरह A12 A32 प्लस A13 हमारे पास आ गया A33, तो ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कहता कोई भी मैट्रिक्स है उसका एक रो है, उस रो के एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट करवाते हैं किसी भी दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ, ठीक है, जैसे इसका प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर के साथ या फिर इसका इसके साथ, ठीक है, तो इसका इसके साथ कराते हैं, इसका इसके कोफैक्टर के साथ, अगर इसका इसके कोफैक्टर के साथ उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं मैं आपको, ये वैल्यू कब आती है, ये आंसर कब आता है इसका, जब वो अपने ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो। जैसे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास देखो, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये ऐसे आ गया हमारे पास 2 1 और A21 अपने कोफैक्टर के साथ ये एलिमेंट देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस A22 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 3 अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 नहीं आएगा इसका। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ये 0 नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, तो 0 कब आएगा, जब वो दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथे, इनमें से ट्रू कौन है वो बताना है हमने। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट तो बड़ा ही आसानी से याद होगा कि ए बी का जो इन्वर्स है वो ये तो नहीं होता। ए बी का इन्वर्स क्या होता है, अभी ए बी का इन्वर्स होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज वाला भी गलत होगा। ठीक है, और ये सी देखो ए बी इजक्वल टू बी ए, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है, ए बी का मल्टीप्लाई करते तो बी ए आता है हमेशा। ठीक है, तो ये कभी जनरली ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाई चांस केस होते हैं जिसमें हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए आता है, पर जनरली हम ये नहीं कह सकते कि ये ए बी और बी ए इक्वल आते हैं, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया। तो ये ट्रू कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब से ये रिजल्ट भी आपको याद हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जिस तरह से इन्वर्स होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स करते हैं, क्या कहते हैं, पहले बी का इन्वर्स और फिर मल्टीप्लाई ऑफ ए इन्वर्स। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स के इफ ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, हमारे पास ये पूछ रहा है कि देन ए एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है हमारे पास, क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अलग से एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है भी, आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर एक का उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आप उसका आंसर देखो। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है। क्या रिजल्ट हमारे पास, कहता है ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है, इसी से हम इनवर्स की बात करते थे। ठीक है, इनवर्स इसी एक्सप्रेशन से निकलता है। कैसे निकलता है, जब भी हमें इनवर्स निकालना है तो मान लो ए को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स आ गया, ए उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, और ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स ये होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये रिजल्ट आपको
याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहता है ए एडजेंट ऑफ ए निकालना है इज इक्वल टू, हमें पता है क्या किसके इक्वल होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है 27 माइनस क्या आ गया 2, ये 25 हो गया। और आई मैट्रिक्स कौन सा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है 1 0 0 1। तो ये 25 है, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो एक कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ए वाला मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा, इसमें आपका भी भला, उनका भी भला और हमारा भी भला, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, इससे हमारा भी हौसला बनता रहे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1/7। कहता है ए है 3x3 मैट्रिक्स कोई, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया है जो -1/7, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, ठीक है। तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, एक इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये रिजल्ट होता है हमारे पास, कहता है ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ हमारे पास -1/7, तो ये क्या आ गया हमारे पास -7 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो -7 हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो वैसे भी देखो कुछ रिजल्ट्स है आपको याद रखने होते हैं, अगर याद नहीं रहते तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आइडेंटिटी आता है, ठीक है। आइडेंटिटी आता है तो हम मान लो इसके डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं बहुत साइड, तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी अलग अलग डिटर्मिनेंट हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट, और आई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो देखो ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे रिजल्ट्स के साथ उसको निकाल भी सकते हैं। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 7 माइनस का जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कहीं से कॉपीराइट नहीं है, ये मेरे खुद के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इनको आप नोट करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, द इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा और नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है, कहता है इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हमेशा सिमेट्रिक ही आएगा, ठीक है। तो वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका हम ट्रांसपोज करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रांसपोज करने पे वही हमारे पास वापस आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इनवर्स को इसका इनवर्स करते हैं मान लो, ठीक है, इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कहता है ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स, ये बाहर लगा देते हैं, ट्रांसपोज अंदर कर देते हैं। तो ये ए डैश हमारे पास ए है, ठीक है, तो ए आ गया और ये इनवर्स आ गया, मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज हमारे पास ए इनवर्स ही आ गया। इसका मतलब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी क्या है सिमेट्रिक ही होगा। तो ये इनवर्स है इसका, तो वो भी हमारे पास सिमेट्रिक ही, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, द इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता कोई मैट्रिक्स ए दी है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1/√2 माइनस -1/√2 सॉरी, और ये -1/√2 और ये -1/√2, ठीक है। तो इसको बताने में इनमें से कौन सी मैट्रिक्स ये है, ठीक है, पीरियोडिक है, ऑर्थोगोनल है, नीलपोटेंट है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, कोई मैट्रिक्स ए है उसको कब पीरियोडिक कहते हैं, अगर वो सर्टेन टाइम बाद
रिपीट हो जाएगी। जैसे उसकी पावर, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए की पावर 1 तो हमें पता है ए ही होती है, ए की पावर 2 करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये ए आ गई, ठीक है, तो ये रिपीट हो गई, ठीक है, मतलब जब इसकी पावर 2 की तो ये रिपीट हो गई, ठीक है। इसी तरह मान लो ए की पावर 3 है, ये मान लो ए नहीं आई, कुछ और मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ए की पावर 3 करते हैं तब ये ए आ गई, ठीक है, तो मतलब ये रिपीट हो गई फिर से। तो ये हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। जब वो कोई पावर करते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, बार बार पावर करने से अगर किसी पावर के लिए वो रिपीट होती है तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो इसका पीरियड, जैसे ये इसका पीरियड होगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होती है, ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, आई, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक। और ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स ए अगर उसकी कोई पावर करते हैं, ठीक है, तो अगर वो 0 बन जाती है किसी पावर के लिए, ठीक है, जैसे 2 पावर की मान लो ये 0 बन गई, 3 पावर की ये 0 बन गई, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर 2 पावर करने से वो 0 बनती है तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ नीलपोटेंसी क्या होती है हमारे पास, 2, क्योंकि वो सिर्फ 2 पावर करने से 0 बन जाती है, ठीक है। तो मतलब ये किसी पावर के लिए 0 बननी चाहिए, तब उसको हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो तीनों के डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इनमें से कौन सी चेक करें, इनमें से ये देखो, इसमें भी हमको किसी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी पावर करनी पड़ रही है, इसको भी, इस केस में भी हमको पावर करनी पड़ रही है। तो हम पहले यही उठाते हैं दोनों ऑप्शन, मतलब मैट्रिक्स है उसकी पावर करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, इसको रहने देते हैं एक बार, ठीक है। तो क्योंकि इसमें भी हमारे पास पावर करनी पड़ रही है, क्योंकि नीलपोटेंसी के लिए चेक करना पड़ेगा ना, उसकी पावर करने से अगर वो 0 बनती है तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या पावर करें इसकी, तो वापस वही बन जाइए, ठीक है। तो हम पावर वाला केस सकते हैं। तो ये केस अब हमने ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, मान लो हम a का स्क्वायर करते हैं, मतलब a का a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने जल्दी से मैट्रिक्स लिख लिया अपना, ठीक है, -√2 और -1/, ठीक है, ये हो गया। तो इसका खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/√2 -1/√2 -1/√2 और ये -1/√2 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भी इनका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 1/√2 को 1/√2 के साथ क्या क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया। इसको इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फिर से योटा स्क्वायर माइनस आएगा तो 1/2 आ गया। इसका इसके साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 माइनस योटा/2 आ गया, ठीक है। इसके साथ इसका इसके साथ करते हैं तो प्लस का हमारे पास योटा/2 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो योटा/2 और ये फिर से प्लस का योटा/2 और ये फिर से ये क्या आ गया, माइनस का योटा प्लस का 1/2 आ गया, माइनस का माइनस से प्लस हो जाता है, फिर योटा स्क्वायर माइनस हो जाता है। तो इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया, प्लस का 1/2। तो ये आपके सामने क्या बन रहा है भाई, ये पहला भी 0 हो रहा है, वो भी 0 हो रहा है, वो भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, नीलपोटेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है। ओके अगला स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 19। द मैट्रिक्स कहता है 0 -योटा 0 इज ए हार्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है। इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। देखो स्टूडेंट्स, तो जब भी हमारे पास एंट्रीज देखो इसके क्या आई है, एंट्रीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर जब एंट्री आती है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तो बात ही नहीं करते, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे हम, और स्क्यू सिमेट्रिक वाला तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये वाला सॉरी। तो इन दोनों की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास एंट्रीज है, रियल नंबर आते हैं, तब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को यूज करते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए हुए हैं, तो हम हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हार्मिशन मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, हार्मिशन मैट्रिक्स देखो उसकी क्या खासियत है, इसके डायगोनल एलिमेंट
तो कोई भी हमारे पास रियल एंट्रीज होनी चाहिए, और ये जो एलिमेंट है, ठीक, क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। जैसे ये एलिमेंट है, इसका कॉन्जुगेट करें तो क्या आएगा, हमारे पास प्लस आयोटा होना चाहिए, तो प्लस आयोटा यहाँ पे प्लस का आयोटा होना चाहिए था, तब ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स होती। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन तो नहीं है। ठीक है, तो कौन सी रह गई बाकी, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, ओके। तो अगला स्टूडेंट है हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। ये इफ कहता है, ये इफ ए इज ए 4 ऑर्डर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। कहता है 4 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास -2 दिया हुआ है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है एक अच्छे खासे रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट क्या है हमारे पास, कहता है अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कभी भी निकालना हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, तो जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। n क्या होता है, उस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो इसकी पावर 4-1 यानी कि इसकी पावर 3 होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया, -2। तो -2 की पावर हम करते हैं 3, तो क्या आंसर आएगा भाई, -8 भी आएगा। तो -8 को आप करेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि देखो ये -8 है, ये भी तो -8 है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट था और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी होती है आने की।